वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 28 फरवरी है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उस पर हम लोग नज़र डालेंगे ताकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण न्यूज़ को कवर किया जा सके। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हो वो सेंट्रल को हो या स्टेट को, इससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और महत्वपूर्ण कमेंट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ जो भी पीटी फैक्ट पर प्रश्न पूछा जाता है आप लोग कमेंट सेक्शन में उसे शेयर कीजिए। इसके अतिरिक्त आप युक्ति आईएएस का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से या तो एप्पल स्टोर से। आपके पास जो भी वर्जन का मोबाइल हो आप डाउनलोड कर सकते हैं युक्ति आईएएस को। वहाँ पर दो ग्रुप बना हुआ है, एक कॉमन कम्युनिकेशन ग्रुप बना हुआ और एक दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस पेड ग्रुप बना हुआ है। तो आप लोग उसका लाभ ले सकते हैं। वहाँ पर आप दैनिक जागरण से रिलेटेड चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। लोग लगातार शेयर करते हैं, समय समय पर उसकी रिव्यू की जाती है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, आपको बहुत से कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म पर। अभी देखिए आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रहा है जिसमें आपको प्रत्येक डे 6 AM में क्या दिया जाता है, एमसीक्यू सीरीज दिया जाता है 10 प्रश्नों का। धीरे धीरे हम लोग प्रश्न की संख्या बढ़ाएंगे, फिलहाल अभी स्टेज वाइज हम लोग चलेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाएगा जो परीक्षा उपयोगी है। पैटर्न आपको रहेगा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और नए बदलते स्वरूप में बीपीएससी का जो पैटर्न है उसको भी शामिल किया गया है। तो आप उसका लाभ ले सकते हैं और अपने जो भी तैयारी आप कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर किए हैं प्रश्न का एमसीक्यू सीरीज कवर कर सकते हैं, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको इसमें लगभग 3500 प्लस एमसीक्यू होगा, ध्यान रखिएगा। और इस पीडीएफ का दाम मात्र आपको 365 रुपया रखा गया है। जो भी इच्छुक स्टूडेंट है इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज का पेपर आपको बहुत से इंटरव्यू के प्रश्न देते हैं, साथ ही साथ मेंस के प्रश्न देते हैं और पीटी फैक्ट तो भरा पड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, आज का पेपर अच्छे तरीके से एनालिसिस कीजिएगा जो भी आने वाले एग्जाम आपको इंटरव्यू है उसके लिए। तो देखिए, ये हिंदू एक महान धर्म है, यह कट्टरता की अनुमति नहीं देता है। आपसे इंटरव्यू में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पूछा जा सकता है क्या हालिया घटनाक्रम देखते हुए हालिया जो भी घटनाएं घट रही है, हिंदू कट्टरवाद, मुस्लिम कट्टरवाद, ईसाई कट्टरवाद, सिख कट्टरवाद या धार्मिक जो भी प्रकार के कट्टरवाद चल रहे हैं, क्या उसके संदर्भ में आपके विचार समझने का प्रयास करेगा? क्या हमारा समाज एक कट्टरवाद धार्मिक मान्यताओं की ओर बढ़ रहा है? इसके संदर्भ में प्रश्न आपसे किया जा सकता है। यहाँ किसी खास विशेष धर्म की बात न करके मैं यहाँ पर बात करूंगा समान धारा क्या होनी चाहिए लोगों में, या तो कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए, कोई भी संस्था राज्य के संदर्भ में मैं बात करूं तो जब भी राज्य के पास समस्या जाएगा या तो राज्य क्या करेगा, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाएगा, लगाने का प्रयास करेगा। मैंने आप लोगों को बात बोला था, कभी भी मौलिक अधिकार का हनन होगा तो राज्य क्या करता है। राज्य कहने का मतलब राज्य की एजेंसियां, तो राज्य की एजेंसियों में न्यायपालिका भी आती है, विधायिका और कार्यपालिका तीनों आती है। तो ये क्या करती है, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने का प्रयास करती है ना। ऐसा मैंने आप लोगों को बात बोला, तो उसी संदर्भ में ध्यान रखना है। बैकग्राउंड आपको सारे उसी के रखने हैं, उसके बाद चीजों को समझना है। पहले न्यायपालिका ने क्या कहा उसे हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद हम इसके संदर्भ में आकलन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बात है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सोमवार को विदेशी आक्रांताओं के नाम पर रखे गए सड़कों शहरों के नाम बदलकर प्राचीन मूल नामों को रखने की मांग की याचिका था खारिज करते हुए कहा कि हिंदू एक महान धर्म है और यह कट्टरता की अनुमति नहीं देता। तो मैं यहाँ सबसे पहले बोलूंगा, हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। तो सनातन क्या है, योग और साधना का तंत्र, साधना से प्राप्त एक मार्ग है। तो सनातन के संदर्भ में मैं सिंपल सा आकलन नहीं करता। और हिंदू एक विचारधारा है, जो इस भूमि वर्ग में रहता है वो स्वयं को हिंदू के संदर्भ में चीजों को देखता है। हिंदुस्तान जहां पर चीजें बदली हुई प्रवृत्तियों में अलग अलग कालखंड में देखने को मिलता है, बस टर्मोलॉजी ये समझिएगा। पर हिंदू शब्द ज्यादा प्रचलित हो गया है, तो इसलिए लोग सनातन को अपोजिट हिंदू समझ लेते हैं, जहां पर एक पक्षीय एक दृष्टिकोण नजर आता है। यहाँ पर देखिएगा, तत्व मीमांसा के आधार पर हिंदुत्व सबसे महान धर्म होगा, कृपया इसे छोटा ना बनाए। कहने का मतलब सनातन सर्व हिंदू शब्द को लेकर गया, यहाँ पर कोर्ट में गया था तो न्यायालय ने उसी संदर्भ में बातें की है। तो यहाँ पर हिंदू को
सनातन के संदर्भ में समझने का प्रयास करिएगा, तो ठीक ना। तो ध्यान यह रखना है कि भारत पंथ निरपेक्ष देश है और राष्ट्र अतीत का बंधक बनकर नहीं रह सकता। ये शब्दों के संदर्भ में भी आपको तैयारी करनी है। ये सब सदर आपको मेंस में इसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते शब्द का प्रयोग करके। और लगातार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर बनाते होंगे तो आपको देखने को मिलता होगा व्याख्या जो की जाती है न्यायपालिका के द्वारा विधायिका में या कार्यपालिका जो कुछ टर्मिनोलॉजी बताया जाता है उसको भी प्रश्न के रूप में शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस तरह देश बहुत सारी और भी समस्याएं हैं जिन्हें पहले पालन किया जाना चाहिए। हिंदुत्व जीवन जीने का तरीका है, इसलिए भारत को सबसे आत्मसात करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डालो और राज कर, क्या अभी भी वापस लाना चाहते, ये कोर्ट के द्वारा बातें पूछी गई है। अब यहाँ देखिएगा आपकी उंगली एक विशेष समुदाय की ओर उठ रही है जिसे हम क्रूर कह रहे हैं, क्या आप इस देश का उबाल बनाए रखना चाहते, न्यायालय का बात कहा गया था। अब आक्रांताओं के नाम वाली सड़कें जो थी शहरों के नाम बदलने, पुराने ऐतिहासिक बहाल करने के लिए रेमिंग कमीशन गठित करे, ऐसी मांग की गई थी न्यायालय में। याचिकाकर्ता के द्वारा एक कमेटी गठित की जाए जो भी आक्रांताओं के नाम पर सड़क और शहर है उसके बदलकर पुराने ऐतिहासिक नाम बदलने का प्रयास किया जाए, ऐसी बात की गई थी। और देखिए यहाँ पर जो मांग की गई थी, देखिए हजारों सड़कें हैं, न्यायालय को द्वारा बोला गया हजारों सड़कें हैं, नाम मुस्लिमों के नाम पर बताइए आपके कौन से अधिकार, मौलिक अधिकार का हनन हुआ। उपाध्याय ने कहा क्या, गरिमा 21 संस्कृति, धार्मिक स्वतंत्रता और इतिहास को जानने का अधिकार का हनन हो रहा है, इसके संदर्भ में बातें की गई थी। अर्थात याचिकाकर्ता के द्वारा बोला कि 21 आर्टिकल का आपका हनन हो रहा है। तो समझ के देखिएगा यहाँ पर। अब यह कि विदेशी आक्रांताएं शक्तिपीठ जो एक कार्तिकेश्वर शक्तिपीठ है, देखिए यहाँ पर कार्तिकेश्वर शक्तिपीठ की आक्रांताओं का नाम बदलकर मुर्शिदाबाद कर दिया। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि यह ऐतिहासिक तथ्य है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर राज किया और आप इसे कैसे झुटला सकते हैं। तो याचिका के संदर्भ में बातें अब निकल कर सामने आती, दो तीन चीजें याद रखनी। क्या याद रखना है कि आर्टिकल 32 क्या कहता है, आर्टिकल 32 कहता है दाखिल कर सकता है अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो याचिकाकर्ता ने 21 आर्टिकल के संदर्भ में बात करता है, 14 आर्टिकल के संदर्भ में बात करता है। तो आपको ध्यान रखना सारे आर्टिकल पर अच्छे तरीके से कमांड होकर जाना है। अब यहाँ से मेरा व्यू आप सुनिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इंटरव्यू में इस प्रकार के प्रश्न आए तो दो तीन चीजों रेखांकित करना बहुत जरूरी है ताकि आप एक संतुलित आंसर दे सके। मैंने आप लोगों को बोला था वाद, प्रतिवाद और संवाद, मैंने बार बार बोला हूं, इस टर्मिनोलॉजी को यूज करता हूं। तो ध्यान रखिएगा जो भी मांग की जा रही है वो एक नजरिए से एक तरफी आपको नजर आ रही है, पर यहाँ पर हमें ये भी समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो प्राचीन इतिहास है, सभ्यता है, वो क्या है। हमारी पहचान अर्थात भारत भूमि की पहचान किस संदर्भ में लगाई जानी चाहिए। मैं यह इसलिए बोल रहा हूं कि आने वाला भविष्य यह निर्धारित न करे या आने वाला भविष्य यह नहीं बोले, जैसे आप यूरोपियन कंट्री में देखते हैं ना, यूरोपियन कंट्री में राष्ट्रवाद को देखते हैं ना, राष्ट्रवाद से ऊपर कुछ नहीं है वहां पर। तो आने वाले समय में हमारा भी राष्ट्रवाद इसी संदर्भ में जाने वाला है। आने वाले 20 साल, 25 साल, 50 साल जहां हम लोग विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएंगे तो वहां पर राष्ट्रवाद एक ऐसी कुंजी होगी जहां पर सर्वोपरि स्थान दिया जाएगा इस विचारधारा को। यह इसलिए कि यह बदलते परिवेश में अर्थव्यवस्थाओं का अपनाया जाने वाला तकनीक है। आप किसी भी राष्ट्र का इतिहास उठा के देखिएगा, प्रारंभ में वो आप अपनी वर्तमान समस्याओं से जूझता हुआ नजर आता है। विकासशील अवस्था में इसी प्रकार जो भारत बात कर रहा है अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के संदर्भ में लड़ाई करता दिखता होगा, और विकसित संदर्भ में संपूर्ण राष्ट्रवाद जो इटली, यूरोपियन कंट्री में आप लोग देखने को मिलता है, जर्मन राष्ट्रवाद या इस प्रकार से इजरायली राष्ट्रवाद आपको देखने को मिलता होगा ना, या तो अमेरिका में चले जाइए। तो आप ये फेज है, तो फेज में भारत भी गुजर रहा है। तो ये देखिए एक तरफी नजरिया रखना एक तरीके से गलत है। अब बात यहाँ समझने की जरूरत है, अब मुस्लिम पक्षों को भी समझने की जरूरत है। क्या इनके अधिकार, इनके इतिहास नहीं है? तो अगर साफ शब्दों में बोला जाए, तो इनका इतिहास अरब कंट्रियों से है ना।
जो भी भारत में अगर मुस्लिम समुदाय है वो भारत में पूर्व में हिंदू रहे थे या किसी और भी पंथ से रहे होंगे, उनका कन्वर्जेशन कराया गया, कन्वर्ट कराया गया भारतीय, क्योंकि आक्रामकों के द्वारा आक्रमण करके जबरदस्ती कराया जाता था। ऐतिहासिक साक्ष्य भी है ना, ऐसा नहीं ना। और जो लोग जानते इसको यह भी जानते हैं कि उनका कैसे धर्म परिवर्तन किया गया, किन आधारों पर धर्म परिवर्तन किया गया। हाँ, उसमें से कुछ होंगे जो मौलिक रूप से इस्लाम को स्वीकार किए गए। तो यहाँ पर मैं उन संदर्भों को नहीं समझाने का प्रयास करूँ कि क्यों किए, ये पहले भी चर्चा हो चुकी। बस यहाँ पर ये समझने का जरूरत है, मुस्लिम समुदाय को भी सोचना चाहिए या समझने की प्रयास करनी चाहिए, भारत का इतिहास किससे जुड़ा हुआ है, भारतीय भूमि के इतिहास से जुड़ा हुआ या अरब कंट्री के इतिहास से जुड़ा। आपका कोई भी पंथ हो, कोई भी मान्यता, आपका अलग मैटर है, पर समस्या यह है कि भारत राष्ट्रवाद के संदर्भ में आपका अस्तित्व क्या है, आपका मौलिक अधिकार क्या है, आपका सामाजिक दायित्व क्या है और मौलिक कर्तव्य क्या है, इसके बीच के संतुलन स्थापित करना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि आप अगर अपने ऐतिहासिक साक्ष्य को अगर विदेशी भूमि के साथ जोड़ने का प्रयास करिएगा ना, तो आपके पास समस्या यही इसी प्रकार का होगा कि आपका जन्म ओरिजिन का स्थान कहाँ है, भारतीय भूमि है। भले आप मौलिक वैचारिक रूप से आचरण, अपना धार्मिक आचरण अरब भूमि, अरब कंट्री जहां से इस्लाम उदय हुआ, उन विचारधाराओं को मान रहे हैं, वो अलग व्यक्ति, आपका व्यक्तित्व स्वतंत्रता, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, पर आपका अस्तित्व कहां से है, भारत भूमि से है। तो भारतीय इतिहास सर्वोपरि होनी चाहिए, भारतीय राष्ट्रवाद सर्वोपरि होनी चाहिए, जैसे यूरोपियन कंट्री में या तो अन्य राष्ट्र में जहां राष्ट्रवाद आप इस संदर्भ में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ध्यान ये देने वाला, मैंने आपको पहले भी एक बार मामला बताया था, मंदिर जब आपको मंदिर विवाद का जो समाधान आया था, जिस पर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बातें की गई थी, बताई गई थी, मैंने वहां भी बताया था, या आपको ज्ञानवापी मामले वाले में केस में भी बताया था कि यहाँ मुस्लिम समुदाय को स्वयं सोचने की जरूरत है कि ऐतिहासिक रूप से कुछ गलतियां हो चुकी है जिसको हम लोग सुधार नहीं सकते, है ना। गलतियां कभी हुई थी, कभी नादिर शाह ने आया था, कभी बख्तियार खिलजी ने आगे पूरा नालंदा का ऐतिहासिक जो धरोहर था, तो नालंदा का क्या इतिहास रहा, किस व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति से नहीं छिपा हुआ, किसी वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो या भारतीय हिंदू हो, तो आप ये समझिएगा। तो यहाँ पर ये समझने के ऐतिहासिक उद्देश्य के संदर्भ में जो चीजें थी, जो वैलिड था, क्या उसका किसी आक्रांताओं ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने धार्मिक आधारों को स्थापित करने के लिए जो क्रियाकलाप किया, क्या वही क्रियाकलाप का तुष्टिकरण वर्तमान में होना चाहिए, ये भी एक सवालिया निशान होता है इस टर्मिनोलॉजी से जो चीजें उठाई गई है। तो मैंने उस दिन भी बोला था कि स्वयं मुस्लिम पक्ष को आना चाहिए, एक कमेटी स्वयं बनानी चाहिए और उसमें एक मंचन रखना चाहिए कि कौन कौन सी ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा। अगर वो सही है, गलत किया गया है, किसी का दोहन किया गया, शोषण किया गया, वो किसी भी, हिंदू ही क्यों होगा, सिख का भी हो सकता है, जैन का भी हो सकता है, बौद्ध का भी हो सकता है, या अन्य भी जनजातीय समूहों का हो सकता है, तो उन शोषणकारी जो प्रवृत्ति अपनाई गई उसमें सपोर्ट करना चाहिए। अब मान लीजिए, अब किसी शहर का बख्तियारपुर नाम है ना, बख्तियारपुर बिहार में है ना, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का तहस नहस, 6 माह तक इसकी पुस्तकें जली थी, जिसमें हम स्वर्णिम इतिहास लेके बैठे हुए थे। तो क्या इस व्यक्ति विशेष के नाम पर आप अपना अस्तित्व जोड़ना चाहते, सोच के देखिएगा, स्वयं मंथन कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दूं, एक सिंपल सा फॉर्मेट, आपका यह घर है, मान लीजिए यह कोने पर जाके अमर सर ने कब्जा जमा लिया है, ठीक ना, यहाँ पर जितने लोगों था मार काट, यहाँ जितनी भी संपदा थी समाप्त कर दी, बाकी शेष घर में आप रह रहे हैं। तो क्या आप कभी भी इस चीज को प्रमोट कर पाइएगा कि अमर सर ने जो आप पर कब्जा किया है और जिस पर कत्ले आम किया है, तो क्या आप वैचारिक रूप से, सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से क्या मेरे इस कॉन्सेप्ट को कभी अपना पाइएगा? तो यहाँ पर समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर समझने की जरूरत यह है कि मेरा जो बाद में आएगा, आपको आने वाला भविष्य जो होगा, मेरे जो विरासत के तौर पर जो लोग इसको एग्जिट करेंगे इस पावर को, उसे ही इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा, न कि इनको। तो समझिएगा, ये
चाहेंगे इनका ऐतिहासिक जो साक्ष्य वो प्राप्त हो। पर इस वर्ग में जो मेरा वसीयत जो संभाल रहा होगा, जो भी व्यक्ति हो सकता है, उसे ही इसके लिए कार्य करना होगा कि कैसे इस भूमि पर हम है ना एक बेहतर समाज का निर्माण कर सके। इस भूमि पर हम कैसे वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से वैचारिक मतों को स्थापित कर सके। अगर राज्य के पास आप जाइएगा तो अति होगा, समस्याएं होंगी, दबाव पड़ेगा, तो क्या होगा, युक्ति प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर समुदाय अगर सशक्त रखनी है, मजबूत रखनी है समाज को, तो उसके लिए पहल दोनों तरफ से होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये आपसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछे तो इसको कम से कम संतुलित करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं तो एक तरफी अगर डिसीजन दिए, अगर एक तरफी नजरिया रखा गया तो आप एक तरफ गड्ढे में होंगे, एक तरफ खाई में होंगे, ठीक ना। और आप बीच पहाड़ पर है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पेंडुलम कभी भी होनी चाहिए तो बीच में रहेगा तो स्थिर और अस्थाई होता है। तो जो बातें मैं करता हूँ, नहीं तो लेफ्ट जाइए राइट जाइए, दोनों स्थितियों में तूफान या दोलन होता है। दोनों ही स्थितियां पेंडुलम जो होगी वो आपको हमेशा अस्थिर प्रवृत्ति में पाएगी, जो समस्या वहीं उत्पन्न होती है। तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा बेहतर तरीके से, इन सब चीज़ों को। और किसी को ये नहीं समझना है कि मेरे भूमि अगर वर्ष का मान लीजिए मेरे भूमि इतिहास का कोई साक्ष्य है जिसको मिटा दिया जा रहा है। बहुत से ऐसे मुस्लिम शासकों के द्वारा अच्छे कार्य किए गए थे, उसको प्रमोट करने की जरूरत है। तो हिंदू समुदाय के द्वारा उसे भी प्रमोट करने की जरूरत है। तो यहाँ पर चीजें समझनी होगी। यहाँ पर हमारा जो साझा जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और जो समरसता का जो इतिहास है, उसको हमको दोनों वर्गों को लेकर चलना होगा। केवल कट्टरता के आधार पर, अब कट्टरता दोनों जगह है, तो कट्टरता के आधार पर ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाएगी और ऐसी होनी भी नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, अग्निपथ योजना को अदालत की मुहर लगी। मैंने लास्ट ही क्लास में अग्निपथ के बारे में बताया था कि अग्निपथ का जो जो बयानबाजी बिहार के जो मंत्री के द्वारा किया गया था, याद है, फ्राइडे और सैटरडे को मैंने इस पर न्यूज एनालिसिस किया था। तो वहां पर साफ शब्दों में बोला था कि अग्निपथ योजना का क्या है, परत आपको जरूर कमजोर नजर आ रहा होगा, पर इसका आधार बहुत ठोस है, आपको मैंने बताया है। तो यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि यहाँ पर रोटेशन वे से 25% लोगों का प्रत्येक वर्ष क्या होगा, जो भी लिया जाएगा 25 वर्ष तक उन अधिवर्जियों को रखा जाएगा जो कुल 100 में से चयन होगा। जब मान ली 100 लोगों का चयन होता तो 75 लोग बाहर जाएंगे, तो उसमें से 25 लोग अस्थायी कमीशन प्राप्त करेंगे 15 साल के लिए। तो ये 4 साल बाद क्या होगा, 100% हो जाएगा। तो हमारे पास एक क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ सेना का निर्माण होगा आने वाले समय में। अभी 4 साल तक वेट करना है। जब ये मॉडरेट हो जाए 25%, 100% के स्तर पर आ जाएगा। और 75% क्या होगा, 4 साल में राष्ट्रवाद के संदर्भ में, अपने दायित्वों के संदर्भ में, कर्तव्य के संदर्भ में अधिक सजग होकर कार्य करेंगे। साथ ही साथ कौशल विकास के लिए सेना काम करेगी। उस दिन मैंने अग्निपथ योजना के संदर्भ में पहले जो आया था, जिस वक्त आया था उसमें एनालिसिस किया था, उस दिन भी बताया था कि केवल सेना का अर्थ यह नहीं लगाइए आप लोग कि सेना में भर्ती करने से क्या होता है, भर्ती करने से हमें एक अस्थायी 15 साल का नौकरी। अब 15 साल का ही क्यों, 62 साल का भी दीजिए सभी को, ये भी तो मांग की जा सकती है। पर 15 साल ही के बाद उसके बाद ऑप्शनल क्यों दे दिया जाए, आप सेवा में रह सकते हैं या सेवा से बाहर जा सकते हैं। ऐसे ही 4 साल के लिए भी चीजें समझिएगा। यहाँ पर अस्थायी सभी जो 100% इनका चयन होता है, वो सभी लोग 62 वर्ष तक रहते हैं, 60 वर्ष तक नौकरी करते हैं। सोचिए, देखिएगा, नहीं ना। उसमें 15 वर्ष के बाद क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं क्या मुझे सेना में रहना है या नहीं रहना। बहुत से लोग वापस चले आते हैं, अपना वर्क करते हैं, बहुत सी सुविधाएं सेना के द्वारा दी जाती है। तो ये टर्मोलॉजी समझने की जरूरत है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी क्या किया है, संवैधानिक वैधता पर आपको मुहर लगा दी है। और बताया गया है कि केंद्र सरकार 14 जून 2022 को जो महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना शुरू किया था, वो 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को लेकर 4 साल के लिए भर्ती होगी और 25 वर्ष के को 15 साल के लिए सेना में बनाए रखने का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो बातें की जाती है ना, जो अस्थाई बताया जाता है पॉजिटिव वे में, वो चीज़ें कहीं ना कहीं सही है। हर चीज़ का नेगेटिव है। अब अमृत आपको दे दिया जाए ना, तो उसमें भी आज का जो राजनीतिक है, सामाजिक है, और फेसबुकिया और ट्विटेरिया जो ट्विटर के जो ज्ञानी जो धारक है,
वो हमेशा नेगेटिव चीजें बात करेंगे। जिनको ये नहीं पता होता है अग्निवीर का अर्थ क्या होगा, ये नहीं पता होगा, भारत का अर्थ क्या होगा ये नहीं पता है, वो बड़े बड़े ज्ञान देंगे। कल मैंने एक ट्वीट देखा था जहां पर मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया। तो एक कोई ट्विटर भाई साहब है, वो बोलते इनके सारे साक्ष्य को है ना क्या करना, यूट्यूब पर शेयर कर दीजिए, ट्विटर पर शेयर कर दीजिए, तो क्या होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो फिर आप सोच के देखिएगा, उनको ना आईपीसी की धारा पता है, ना भारतीय कानून विधि द्वारा शासन द्वारा स्थापित प्रक्रिया पता होगी, ना ही जो एजेंसियां वो कैसे कार्य करती है उसके पास क्या साक्ष्य को उसकी साक्ष्य को एक साक्ष्य को बनाए रखना है, जो उसकी वस्तुनिष्ठता उसके संदर्भ में कोई जानकारी होगी, पर फेसबुक में आके इस प्रकार के ज्ञान देंगे। लगता है कि दुनिया का सारा ज्ञान उनके पास होगा। तो सोच के देखिएगा हमारा सोसाइटी किस ओर बढ़ रहा है। किसी भी संदर्भ को समझने से पहले, बोलने से पहले, एक कहावत सुने होंगे ना, गांधी जी के 3 बंदर, जो लोकोक्तियों के संदर्भ में देखने को मिलता है, बुरा नहीं सुनना है, बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं देखना है ना। तो आज का संदर्भ यही है, देखिएगा इसको फॉलो ही नहीं करता, बाकी सारे चीजें लोग कर रहा है। तो सोच के देखिए आकलन हम किस आधार पर करते हैं, और उसी में राजनेता घी का काम करते हैं, घी देने का। पदस्थ व्यक्ति होते हैं, उन पर हेट स्पीच का कोई कानून नहीं लगता है, और इस प्रकार से कोई दायित्व नहीं, तो वो अपने मन से मॉडरेट करने के लिए समाज को इस प्रकार के घी का काम करते हैं। समय समय पर लाइमलाइट में आने के लिए मीडिया मान के सब चीजें बोला जाता है। सोच के देखिएगा, बिहार में शिक्षा को लेकर विवाद हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, परीक्षा को लेकर आंदोलन हो रहा था। उसी वक्त क्या हुआ, आपको मानस के संदर्भ में, रामचरितमानस के संदर्भ में यहाँ के शिक्षा मंत्री के द्वारा एक पिन छोड़ दिया गया। शिक्षा का मुद्दा कहाँ गया, परीक्षा के भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दा कहाँ गया, पता ही नहीं चला। पूरा बिहार और देश क्या हुआ, रामचरित के एक चौपाई पर जाकर पूरा समस्या को एक पूरा देश का अस्तित्व बना दिया कि रामचरितमानस में ये बोला गया, ऐसे बोला गया है। पर शिक्षा का जो उसमें रोजगार हो रहा था, बात की जा रही थी, शिक्षा को सुधारने की बात की जाए, परीक्षा में धांधली होती है, पेपर लूट कांड होता है, उसके लिए आंदोलन चल रहे थे, लाठी चार्ज उसके बाद हुआ, ये मुद्दा कहाँ गया पता नहीं चला, और ये ऑटोमेटिक राज्य की एजेंसियों द्वारा दबा दी गई। तो ऐसे ही खेला जाता है राजनेताओं के द्वारा। जो प्रबुद्ध व्यक्ति है उनको समझने की जरूरत है कि समस्या का जड़ कहाँ है। अब नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई हिरासत में भेजा गया, तो यहाँ पर दबाव देखिए दोनों तरीके से है। राजनीतिक चीजें हमेशा आपको राजनीतिक तौर तरीके से नहीं देखनी है, समझनी है, कुछ आपको प्रशासनिक और कार्यपालिका दृष्टि से भी देखनी है कि समस्या क्या है। न्यायालय को अगर लगता है प्रथम दृष्टया अगर यह मामला गंभीर नहीं है तो इसे क्लीन चिट उसी दिन मिल जाता, पर कुछ तो मामला में तिनके में क्या कहते दाल काली है ना, या दाढ़ी में तिनका फंसा हुआ, वो कहावत आप लोग सुने होंगे ना। तो क्या करना, आपको ये समझने की जरूरत है कि इन मामलों में क्या क्या उल्लंघन हुए हैं। तो उल्लंघन के तौर पर देखिए, नीति के बदलाव के लिए मौखिक रूप से सचिव को एक नया कैबिनेट नोट का निर्देश दिया था, और सिसोदिया जो जिसे आबकारी नीति के लिए कैबिनेट द्वारा गठित मंत्रियों के समूह के लिए लाभ मार्जिन 5% बढ़ाकर 12% कर दिया। कल भी मैंने आप लोग इसके संदर्भ में न्यूज एनालिसिस किया था, तो बताया था यहाँ पर। तो यह ध्यान यह रखना है कि क्या किसी व्यक्ति विशेष को इतनी शक्ति दी गई है, कानून के विधि के शासन द्वारा, जो विधि द्वारा स्थापित कानून है जिसमें आबकारी नीति था, जो रूल एंड रेगुलेशन था, उसके आधार को बदलते हुए अपने अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसके संदर्भ में जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो नहीं बता सके परिवर्तन क्यों किए गए थे। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी उनका फोन मांग रही थी, जिसे जनवरी 2020 में इस्तेमाल कर रहे थे। इतना ही नहीं, सिसोदिया ने इस्तेमाल किए गए फोन को नष्ट कर दिए। तो ऐसा क्यों किए, तो ये भी एक सवालिया निशान है। अगर आप दाग पाक साफ है तो आप ऐसा क्यों किए होंगे। मान लीजिए आपके पास कोई मोबाइल है ना, तो अगर आप नहीं हैं, पाक साफ है, दाग आप किसी भी प्रकार नहीं है, तो दावे के साथ आप सारी चीजों को सपोर्ट कीजिए, प्रूव कीजिए ना। बस आके मीडिया में आपके साथीगण जो हैं या राजनीतिक पार्टियां ये बोले कि सबूत नहीं है या राजनीतिक एजेंडा के तौर पर प्रस्तुत किया गया, उनको पकड़ा गया, तो ठीक है, यह केवल बयानबाजी के तौर पर देखा जा सकता है, पर यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून का राज है, वहां पे ये झुटलाया तो नहीं जा सकता है ना। अब आपसे फोन मांगा जाएगा, सारे आंकड़े आपसे
क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आप दोषी पाए गए तो आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये चीजें केवल इसलिए राजनीतिक छूट नहीं प्राप्त हो सकती है कि आपने कभी आंदोलन किए हैं, क्या भ्रष्टाचार के लिए आंदोलन किया, कभी आपने शिक्षा के लिए बेहतर काम किया, इसलिए आपको यह राजनीतिक छूट नहीं दी जा सकती। किसी भी कानून या विधि का उल्लंघन आप करें, बनाई गई विधि का उल्लंघन करें, कभी भी छूट दी जा सकती है। सोचिए, ऐसा अगर हो जाता है तो जितने भी सांसद है या विधायक है इस प्रकार के गतिविधियों से संतलिप्त हो जाएंगे और उन्हें क्लीन चिट दी जानी चाहिए। आपकी पार्टी के अनुसार जो बातें, आप वेट एंड वॉच कीजिए, अगर सही होंगे, आप पे कुछ भी दाग नहीं लगा होगा तो आपको न्यायालय क्या बरी, बाइज्जत बरी करेगी। अगर नहीं होगा, अगर होगा तो कड़ी से कड़ी सजा जो भी होगा संबंधित मामले में वो आपको न्यायालय देगा। तो आपको आपको देखना चाहिए। अब देख लीजिए, इसका उदाहरण आप ले सकते हैं लालू जी से। कुछ बातें थी ना चारा घोटाला मामले में, पहले क्या होता था, यही बोला जाता था ना कि राजनीतिक एजेंडे के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है, इनको झूठा फंसाया गया, ये किया गया, वो किया गया, बहुत बयानबाजियां हुई थी। पर चारा घोटाला मामले में वो सजाप्ता है ना। तो सोच के देखिएगा, कोई भी राजनेता किस कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण कर रहा अपने पार्टी विशेष के लिए, समाज के लिए, वो नहीं कोई जानता है ना। जब तक कानून का राज है, और यह बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है कि बड़े बड़े नेता अगर इस प्रकार से संतृप्तता में पकड़े जाते हैं, उनको सजा मिलती है, तो छोटे छोटे जो लोग हैं ना वो भी कानून के राज को समझेंगे। तो सोच के देखिएगा, ये सब चीजें होनी चाहिए, समझनी चाहिए। हमेशा एक तरफी नजर नहीं रखना चाहिए। तो वेट एंड वॉच करेंगे हम लोग माननीय न्यायालय का फैसले का। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, एक है उमेश पाल हत्याकांड शामिल अरबाज मुठभेड़ में ढेर हुआ। आपको हाल ही में देखे होंगे, बसपा विधायक राजपाल हत्याकांड, गवाह उमेश पाल और उनके सरकारी जो गनर थे संदीप की प्रयागराज दिन दहाड़े जो गोली मारी, उसी अंदाज में आपको पुलिस ने हत्याकांड में शामिल अरबाज को मुठभेड़ में ढेर कर दिया, मार दिया, अर्थात एनकाउंटर कर दिया। इससे रिलेटेड 2-3 टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। क्या? न्यायतंत्र, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक प्रक्रिया, अर्थात पुलिस की जो मुठभेड़ वाली जो हत्याकांड होती है या मुठभेड़ जो एनकाउंटर होता है, यानी न्यायोत्तर हत्याकांड इसे भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, हत्याएं। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा। और ध्यान रखिएगा, इससे पहले मैंने विकास दुबे वाले केस में और उसके बाद भी 2-3 आपको मामले हुए थे, उसमें इससे संबंधित टॉपिक को कवर किया हूं। तो ध्यान रखिएगा, 22 दिसंबर 2022 का वीडियो देखिएगा, आपको चीजें आपको कवर हो जाएंगी, जिसमें न्यायोत्तर के संदर्भ में बातें की गई, जहां पर मैं आपको इसके संदर्भ में थोड़ा रिव्यू दे दूंगा। ये की नोट्स में आज शामिल कर दूंगा, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। तो देखिए, उस दिन मैंने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, फेक एनकाउंटर और त्वरित न्याय के संदर्भ में चर्चा किया था। क्यों? यह देखकर अत्यंत पीएन भागवती के संदर्भ में 1985 में उनके द्वारा कहा गया था कुछ बातें, और 2011 में सुप्रीम कोर्ट मुठभेड़ में दुर्गतम मानवापराध से था, और जो भी बातें इसके संदर्भ में की गई थी सभी की चर्चा मैं आपको पहले कर चुका। अतिरिक्त न्यायिक हत्याएं की स्थिति क्या है भारत में, सभी आंकड़े आप लोगों को दिया था। हैदराबाद मामला हो या बिक्रू कांड हो, उत्तर प्रदेश विकास दुबे कांड जो था, उसके बाद असम का मामला हो, वर्तमान में आपको यूपी का बहुत सा मामला आपको देखने को मिल रहा होगा। क्या पुलिस को जान लेने का अधिकार है? तो मैंने वहाँ कुछ आर्टिकल की बात की थी, 2010 की आपको रिपोर्ट की बात की थी। तो ये सब प्रश्न आपको सारे कराए जा चुके हैं। वर्तमान भारत में कौन से कानूनी ढांचे मौजूद है जो इस प्रकार से प्रतिबंध स्थापित करते हैं? आईपीसी धारा 100, आईपीसी धारा 300, आईपीसी की धारा 96 क्या कहता है, सभी पर मैंने चर्चा किया हूँ। अगर पुलिस कोई कर्मी दोषी पाएगा तो उनको क्या सजा प्रावधान होगा, तो धारा 299 क्या कहता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ इंडेक्स 2021 में आपको भारत कौन सा स्थान रखता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है, इसको संदर्भ में आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 16 बिंदु जो दिए गए थे, उसमें दिशा निर्देश दिए गए थे, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने चर्चा किया था। तो सभी बिंदुओं की चर्चा हो चुकी है। बस याद देखिए, आपराधिक न्याय प्रणाली गठित प्रमुख समितियां, जैसे मलिमत समिति थी, उसके संदर्भ में समिति के प्रमुख सिफारिश, देखिए सभी पर चर्चा। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता नहीं, देखिए एक बार टॉपिक करा दिया गया है, बस क्या करना है आप लोगों को, करना यह है कि 22 दिसंबर को जो स्टूडेंट क्या किए हैं, की नोट्स बना चुके हैं, आज का जो करंट है, किस मामले में क्या मामला आया, ऐड कर देना है, करंट ऐड कर देना है। और नए स्टूडेंट को क्या करना, 22 दिसंबर का जाकर वीडियो देखकर इसके सारे पॉइंट को, या तो आप दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का पैकेज खरीद सकते हैं, जिसमें आपको
499 में आपको PDF अवेलेबल हो जाए, पूरे जो भी बैक हो चुका है, केवल 25 दिसंबर का जाके चीजें देख लीजिएगा। PDF देख सकते हैं, तो दोनों तरीके से लाभ ले सकते हैं। इसलिए आप जो चीजें कर रहे हैं ना, अगर यूपीएससी में सिलेक्शन चाहिए, PCS में सिलेक्शन चाहिए, तो सब सब्जेक्ट से क्या करना है, दैनिक जागरण को जोड़कर पढ़ना है। कल मैंने स्टेटस भी लगाया था ओझा सर का, जो हमारे गुरु भी रहे हैं कभी, तो ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शन वर्तमान में वही प्राप्त करेगा ना जो किसी टॉपिक को करेंट से जोड़कर देखता है ना। अगर इस चीज को अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो चीजों को समझिए। आपका सिलेक्शन का आधार पेपर के उन सभी पहलुओं से निकालना है जहां पर आपको इन सब मुद्दे जो आपको नजर में लाते हैं, और यहीं से प्रश्न बनता है। जो लगातार एक साल पेपर को बेहतर तरीके से करेगा उसका सिलेक्शन जरूर होगा। बस ध्यान ये रखना है, हम लोग देर से समझे, आपको पहले समझाया जा रहा है। भविष्य के लिए शहरों को तैयार करने की G20 समिति की बात की गई। बेंगलुरु में आपको वित्त मंत्रियों का बैठक, आर्थिक विकास केंद्र के रूप में शहरों की महत्ता चर्चा की बात के लिए बैठक हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में आपको G20 समूह के देश आपस में वित्तीय और प्रशासनिक मॉडल साझा करेंगे, तो इससे संबंधित चीजें अब अपडेट होती हुई नजर आएगी। तो ध्यान रखना है आपको 2030 तक क्या है, 60 करोड़ आबादी जो भारत में रहने के लिए बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित जो आंकड़े प्रस्तुतिकरण है, आंकड़े से लेन देन है, वो अब G20 जो देश है उससे संबंधित आपको बैठक में बातें की गई है। तो ये कहाँ हुआ है, ये प्रश्न पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है। आपको वित्त मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई थी, जो शहरी महत्ता को चर्चा किया है, इससे संबंधित तो दो बेंगलुरु में हुआ और लगातार बैठकें हो रही है। थोड़ा सा आंकड़े याद रखें। चलिए क्वेश्चन अब बता दिए, बहुत देर से मैं क्वेश्चन ही पूछा हूँ। एग्जिट पोल क्या होता है, एग्जिट पोल के लिए सरकार न्यायालय के क्या दिशा निर्देश है, 2 क्वेश्चन। और एग्जिट पोल के बाद जो पोल के बाद किस प्रकार का राजनीतिक दबाव देखने को मिलता है, क्या एग्जिट पोल चुनाव से पहले किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इसके संदर्भ में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नीचे आएंगे, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए युक्ति है इसको। अब देखिए एक राजनीतिक दबाव, आपको राजनीतिक संवैधानिक प्रश्न एक मिल जाता है राज्यपाल के बारे में। तो मैंने आपको क्लास जो एंड किया है राज्यपाल का कल ही किया है, उसमें आपको मैंने बात किया कि बात भी आप लोगों को कवर किया था ना कि राज्यपाल की पूर्व अनुमति से या पूर्व भाषण के संदर्भ में कि विधानसभा सत्र, बजट सत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो इसके संदर्भ में कुछ संवैधानिक प्रश्न पंजाब में देखने को मिले। थोड़ा सा ध्यान देकर इसको अच्छे से कवर करना। बजट के लिए पंजाब विधानसभा जो है सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल बनवाली जो लाल है, भागवत मान सरकार के बीच चल रहा झगड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गया, तो मैंने आप लोग क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत आएगा ना। राज्य और केंद्र के बीच है, केंद्र क्यों है, क्योंकि केंद्र राज्यपाल केंद्र का एजेंसी होता है, तो ये मामला आपको इस प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत आएगा। या राज्यपाल जो एजेंसियां राज्य के बीच भी विवाद है, कुछ एजेंसियों भी सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत आता है। तो क्वेश्चन बताना है आप लोगों को, सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन कौन है, मैंने चर्चा किया था, कितने लोगों को याद है, थोड़ा देखो। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार कौन कौन है, थोड़ा सा आप लोग क्या करना, 2 क्वेश्चन का आंसर फटाफट मैसेज ड्रॉप में ड्रॉप कर देना है यूट्यूब पर, या तो टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम सॉरी कर रहा हूँ, आप ऐप पर भी शेयर कर सकते हैं, तो आप लोग इसका लाभ लीजिएगा। अब कोर्ट को यह बातें करने को कहा जा गया है कि पंजाब में के राज्यपाल विधानसभा जो सभा सत्र है के मामले मंत्रिपरिषद सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो मैंने कल ही आप लोग को ये टॉपिक कवर किया है, मुझे जहां तक याद है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि राज्यपाल अगर किसी सत्र को, बजट सत्र बुलाने के लिए मंत्रिपरिषद सलाह मानने के लिए बाध्य है। एक बात आप लोग को चीजें बताई गई थी। तो क्या राज्यपाल को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है ऐसे अनसुना करना, ऐसे सलाह को, तो इसके संदर्भ में पहले भी मैंने चर्चा किया। तो आप लोग क्या करना, ध्यान रखना, उन सब चीजों को कनेक्ट करके देख लेना। अब यही चीजें आपको वहां पर पढ़नी होगी, तो आप लोग मिसमैच मत होइएगा। जो टॉपिक बताई गई है पेपर में आता है, उसके स्टैटिक्स पार्ट को उठाइए, वहां से चीजों को कवर कीजिए। अब देखिए राज्यपाल 23 फरवरी 2023 के संवाद आदेश को रद्द करने का, जिसमें उन्होंने कहा है कानूनी सलाह लेने के बाद ही वह मंत्रिपरिषद की पंजाब विधानसभा सत्र बुलाने के लिए संस्तुति का निर्णय लेंगे। तो 23 फरवरी बीत चुका है, तो अभी तक निर्णय नहीं लिया गया, इसी के लेकर याचिका इस प्रकार से चीजें आई थी। तो यहाँ पर कुछ संवैधानिक प्रश्न सवाल उठते हैं जिसको ध्यान में रखना। क्या राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए
मामलों में राज्य की चुनी हुई सरकार की मंत्रिपरिषद सलाह मानने से इनकार कर सकता है? तो याद रखिएगा, ऐसे संवैधानिक रूप से नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा प्रावधान किया जा चुका है। पर पंजाब सरकार ने कहा कि अगर मामला नहीं सुलझा तो राज्य सरकार को डर है कहीं पंजाब के राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के मामले में मंत्रिपरिषद के सलाह के खिलाफ चलते हैं रहे तो विधायी कामकाज पर असर पड़ेगा। तो ये चीजें कहीं एक सही भी नजर आता है, पर ध्यान रखना है जो संवैधानिक व्याख्या पहले हो चुकी उसी को ध्यान में भी रखना है। पर वस्तुनिष्ठ रूप से क्या है कि क्या आपको राज्यपाल ऐसी स्थितियों का निर्णय ले सकता है? तो ऐसे संवैधानिक रूप से तो नहीं, पर व्यवहारिक रूप से ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न है जो राज्यपाल के विवेकाधिकार शक्तियों के तहत आते हैं। ऐसा कहीं नहीं बताया गया है। मान के चलिए बजट सत्र आना है, एक सेकंड, बजट सत्र आना है तो बजट सत्र के लिए या तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है और राज्यपाल की पूर्व अनुमति ली जाती है। तो ऐसा कहीं भी नहीं बताया कि बजट सत्र की पूर्व अनुमति अगर नहीं मिलती है उसके बाद क्या है, राज्य या केंद्र की स्थिति क्या होगी। पर बजट सत्र एक विधेयक के तौर पर होता है ना, जो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में पारित होकर जाता है। मंत्रिपरिषद को सलाह देता है राष्ट्रपति को कि बजट सत्र की जो बातें की जानी है। पर ऐसी पूर्व संवैधानिक अनुमति के बाद संविधान मौन है, ध्यान रखिएगा, मौन है। तो इस मौन में अमूमन अभी तक यही प्रैक्टिस हुआ है, जो भी बजट सत्र आया है पूर्व अनुमति मिल गई है, पर मौन स्वीकृति में विवेकाधिकार शक्ति राज्यपाल या तो राष्ट्रपति के पास होती है। मैंने आप लोगों को क्लास में भी बोला, तो थोड़ा सा इस टर्मिनोलॉजी को देख लेना जहां पर इस प्रकार के संवैधानिक जो है ना व्याख्या नहीं मिलती है। तो क्या कहा जाता है, अगर जहां संविधान है ना असमंजस की स्थिति में, संविधान की भाषा उसकी कार्यकरण की जो शब्दावली है अगर असमंजस की स्थिति में होगा या तो फिर अस्पष्ट होगा या कोई दिशा नहीं दिखा रहा होगा, तो हमको क्या देखना है, प्रस्तावना देखना है ना। तो प्रस्तावना के मूल में क्या है, मूल में ही है आर्थिक राजनीति, जो बातें की गई है, जो राजनीतिक सामाजिक समता लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जो छोटा संग्रह किया गया, उसके मूल उद्देश्य में क्या बताता है, संवैधानिक संस्थाओं को कर्तव्य बताता है कि आपको आपका भविष्यगत उद्देश्य क्या है। तो भविष्यगत उद्देश्य में आप राज्यपाल भी आ जाते हैं, राष्ट्रपति भी आ जाते हैं। आपको ऐसे निर्णय लेने हैं जिससे जनता का कल्याण हो, है ना, जनता का सारे अधिकार हो। यह बजट जो सरकार का बजट नहीं है, ये जनता का बजट है, पंजाब की जनता का बजट है। तो आपको जनता के प्रति क्या करना, वस्तुनिष्ठ होना, वफादारी दिखानी है, ये होनी चाहिए। तो यही बात अब प्रस्तावना के संदर्भ में, अब जब न्यायालय इसके संदर्भ में निर्णय लेगा, देखिएगा आपको संवैधानिक स्थिति, संविधान और प्रस्तावना के जो मूलभूत उद्देश्य है उसी के बेस ट्रायंगल में ये मामला आएगा। बस वेट एंड वॉच कीजिएगा। अब इसी के बीच का तीनों जगह का कहीं का आपको मैटर मिलेगा, उसका निर्णय मिलेगा कि राज्यपाल के पास शक्तियां क्या है। तो संवैधानिक व्याख्या किया जा चुका है कि संविधान के द्वारा संशोधन किया जा चुका है कि मान्य 46वां संविधान संशोधन के द्वारा है ना कि राष्ट्रपति पूर्ण विचार के बाद आता है तो उसके लिए मान्य है। तो ध्यान रखिएगा बजट सत्र में भी ऐसा किया जा सकता है, पर वहाँ बजट शब्द यूज नहीं किया, बजट विवरणी जो है, वार्षिक विवरणी, उसके संदर्भ में बातें नहीं की गई, वो आपको पूर्ण विचार के संदर्भ में बातें की गई। तो ऐसा ही मामला यहाँ भी है, पर देखिएगा यहाँ पर चीजें आपको इसी ट्रायंगल में देखने को मिलेगा। वेट एंड वॉच कीजिए, अभी अतिशयोक्ति होगी ज्यादा बातें करने पर। अब देखिए संसदीय समिति के बारे में क्लास आप लोगों की हो चुकी है, वहां 13 विपक्षी सांसदों के मांगने का स्पष्टीकरण बात की गई है, स्पष्टीकरण मांगी गई है। राज्यसभा के संसद की एक समिति ने बजट सत्र के पहले चरण के दौरान जो राज्यसभा कार्यवाही बाधा करने के लिए लंबित सदस्यों को 13 विपक्षी सदस्यों के लिए क्या किया, विशेषाधिकार हनन नोटिस का स्पष्टीकरण मांगा है। तो सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन बताना है, संसदीय समिति कितने प्रकार की होती है, ठीक ना, कितने प्रकार की होती है और कौन कौन होती है उसका नाम बताना है। तदर्थ समिति क्या होती है, अस्थायी समिति क्या होती है, अस्थायी समिति कितने प्रकार की होती है और तदर्थ समिति कौन कौन अभी तक गठित हो चुकी है, किस किस मामलों में, तो कम से कम 2 4 5 का नाम बताना। और सभी पर पहले मैंने समितियों के संदर्भ में चर्चा कर चुका हूं, इसलिए जो न भेजेंगे यही माना जाएगा आप लोग एक्टिव स्टूडेंट नहीं है, ठीक ना। इसका पीडीएफ बनाकर आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, और जो लोग भी ऐप नहीं डाउनलोड किए, इतना बोलने के बाद, सुनने के बाद भी नहीं शेयर करते, उनको ना क्या बोला जाए, उनके लिए कुछ विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, बस ये बोलूंगा आपको बुद्धि दे ऊपर वाला,
और एग्जाम जब आपसे छूटेगा ना कुछ नंबर से, कुछ तकनीकी कारणों से, उस दिन मेरी भाषा और शैली समझ में आ जाएगी कि मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ बार बार, क्यों ऐसा करने को कह रहा हूँ। जिस दिन आपका यूपीएससी है ना कुछ नंबरों से छूट जाएगा, सारे टॉपिक आपके पास होंगे नज़र में, पर उसका तकनीकी जो है तकनीकी पहलू का आंसर आप नहीं दे पाइएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे भी प्रयास करना चाहिए था। जो भी स्टूडेंट दावा करता है मुझे यूपीएससी देना है, स्टेट पीसीएस देना है और मुझे सिलेक्शन लेना, अगर वो बार बार लिख नहीं रहा है तो समझिएगा उसका सिलेक्शन ना के बराबर होने की चांसेस अधिक है। होने के तो छोड़ ही दीजिए, मैं स्पष्ट टू दी पॉइंट बात करता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो सही, बुरा लगता है तो भी सही, क्योंकि आपको मुझे व्यू तो चाहिए ही चाहिए। मुझे ऐसे स्टूडेंट का भी संग्रह चाहिए जो इस प्रकार से काम करते हो और सिलेक्शन होने के लिए उन पर दावा लगाया जा सके, हाँ इस स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, इस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है तो क्यों होगा, उसके पास अमुक अमुक गुण है, इसी के कारण इसका सिलेक्शन होना चाहिए। अगर इसका सिलेक्शन यूपीएससी नहीं कर रही है, स्टेट पीसीएस नहीं कर रही, तो इसका मतलब है ना सिलेक्शन की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं दोष है। अब आप पूरी तरह से क्या कहते हैं, पूरी तरह से अगर तैयार नहीं है, अगर सिलेक्शन नहीं करी तो यूपीएससी की गलती थोड़ी है, स्टेट पीसीएस की गलती इसमें थोड़ी, इसमें गलती है सरासर आपकी है। पर वो सारे प्रक्रिया अपनाकर आप जाते हैं, अगर यूपीएससी नहीं कर रही है, आपको नहीं करी, तो इसका मतलब स्टेट पीसीएस यूपीएससी के जो चयन प्रक्रिया उस पर दोष लगाया जा सकता है। पर यहाँ पर वैसा बिल्कुल भी नहीं। जो स्टूडेंट ऐसे करके गए, टॉपर्स का जाके इंटरव्यू सुनिए, सभी लोग शर्मा जी का, विदिति शर्मा जी का सुनिए या बहुत से टॉपर का सुनिए। पेपर पर हमेशा ध्यान देने की बात कहें, पेपर को सब्जेक्ट से जोड़कर पढ़िए, या ओझा जी का या तो दृष्टि के जो सर है उनका भी आप कभी कभी सुनिए बातें। आप लोग यही बताएंगे, पर आप लोग क्या करते हैं, आंसर ही नहीं लिखते हैं। नहीं लिखते हैं तो भाई समस्या तो होगी ही ना। और बार बार क्या कहते हैं आप लोग, वीडियो मैसेज क्या करेंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता, बार बार मैसेज, पचासों मैसेज ऐसे आएंगे कि सर समझ में नहीं आता। एक दिन नहीं समझ में आएगा, 2 दिन नहीं समझ में, 10 दिन समझ में, एक तो समय आएगा ना जहाँ चीज़ों को समझना शुरू कर दीजिएगा। तो प्रयास कीजिएगा तो ना, बस हाँ सपना बुन लेने से यूपीएससी क्लियर हो जाएगा या स्टेट पीसीएस क्लियर हो जाए कि मैं चला हूँ चली हूँ, जो भी है मेल और फीमेल जो भी है, कि घर से निकलते हैं एक यूपीएस दिल्ली में, और जो भी अपना शहर नज़दीकी शहर जाने से वहाँ पर आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। केवल क्लियर तभी होगा जो 10,000 से अधिक एमसीक्यू मारा होगा, किया होगा पीटी फैक्ट, और कम से कम 1,000 प्रश्नों का है ना मेंस का आंसर राइटिंग किया। जब तक उसके हाथों की उंगलियों में दाग नहीं होगा ना, दाग, तब तक उसका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं 7 शब्दों में बोल रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट अगर ऐसा करते और एक्सक्यूज का कोई संभावना बनता ही नहीं, अगर एक्सक्यूज देते तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। सीधा से एक लाइन में जानिए, अगर अच्छा लग रहा है तो सही, बुरा लग रहा है तो भी सही। कुछ चीज़ें देखिए, मैं देख लेता हूँ तो मैं बहुत वस्तुनिष्ठ रूप से आकलन करता हूँ। मुझे इस बात का परवाह नहीं है कि मेरा व्यूअर कैसे बढ़ रहा है। मेरा व्यूअर अगर 50 लोग ही है तो ध्यान रखिए उन 50 लोगों का सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि वो उन सभी तकनीकों को अपनाकर जाएंगे जिसके सिलेक्शन के लिए आधार है। तो उनमें से 50 लोग, मिशन 50 का नाम सुने हैं? मिशन 50 का नाम, या तो फिर जो आनंद जी का है, आनंद जी का सुपर 30 का नाम सुने हैं? सुने हैं सुपर 30 का? क्यों आईआईटी में उनका सिलेक्शन सभी बंदों का हो जाता है? रीजन उसके पीछे है, कुछ मानक उन्होंने उनके द्वारा बनाया गया, उस मानक को जो फॉलो करता है तो उनका सिलेक्शन हो। ऐसे ही 30 में से 30 स्टूडेंट का सिलेक्शन थोड़ी हो जाता है। उसके लिए शरीर को है ना तपाना पड़ता है, शरीर को है ना बार बार कष्ट देना पड़ता है कि हमको इसी फॉर्मेट में तैयारी करनी है। अब वो, अब इसका, अब वो उसके अतिरिक्त जो बातें की है, बहुत से आईआईटी, अब 30 लोगों का चयन होता है, 30 लोगों का सिलेक्शन आईआईटी में हो जाता है। तो सोच के देखिएगा वो किस प्रकार से तैयारी करते हैं। आप बड़े सपने देखते हैं तो बड़े कार्य भी करने के लिए तत्पर रहिए। बस हवाबाजी करने से नहीं हो जाता है कि मेरे पास ये एक्सक्यूज है, अब मेरे पास ये एक्सक्यूज है, मेरे पास ये एक्सक्यूज है। एक्सक्यूज रहेगा, यूपीएससी स्टेट पीसीएस एक भी एक्सक्यूज को नहीं मानेगी, केवल आपको यह समझेगी कि आपने 100 क्वेश्चन का उत्तर दे पाए हैं, कट ऑफ को क्रॉस किए तो पीटी में सिलेक्शन होगा। अगर आप जो जो कट ऑफ जाएगा मेंस का, अगर उसको क्रॉस करते तो आपका मेंस में सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू में अगर आपका सिलेक्शन कट ऑफ जो है उससे क्रॉस करते हैं, फाइनली कट ऑफ जो नया गया है उससे अगर आप अधिक लाते तो आपका सिलेक्शन, नहीं तो एक नंबर भी है तो आप बाहर है और आपको फिर से तैयारी करके आनी है, 0 लेवल से तैयारी करके आनी है। ये सब चीज़ें हम लोग स्वयं भोग चुके हैं, तो हम लोग को पता है कि दर्द कहाँ उठेगा। दर्द अभी नहीं उठेगा, दर्द तब उठेगा जब आपको यह पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन केवल एक नंबर से नहीं हो पा रहा,
2 नंबर से नहीं हो पा रहा है, 5 नंबर से नहीं हो रहा, काश मैं इस टॉपिक को है ना थोड़ा सा बेहतर कर लेता। तो सोच के देखिएगा, आपको इस स्तर की तैयारी करनी होगी। काश शब्द है ना बहुत खतरनाक होता है, इसलिए मैं एक्सक्यूज शब्द है ना या सॉरी शब्द से बहुत नफरत करता हूँ। जो लोग बोलते हैं ना सॉरी सर, है ना, इसलिए मैं कभी कभी सॉरी शब्द से बहुत नफरत करता। एक्सक्यूज जो देते हैं, कुछ भी बोलिए एक्सक्यूज देना शुरू कर देंगे, ये नहीं था सर, वो नहीं था। आपके 24 आवर है, उसके बाद इंटू 7 डेज है, कभी तो आप चीजें करिएगा, और नहीं कीजिएगा तो समस्या उत्पन्न आपके साथ होगी, मेरे साथ थोड़ी होगी। जो मेरा होना था तो हो ही चुका है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। अब देखिए 17 दवाओं पर खुदरा मूल्य तय की जाएगी। इसका लाभ क्या होगा, यह परीक्षा ओरिएंट है आपसे। तो देखिए जो आम भारतीय है उसका जो आय है, आय के संदर्भ में अगर किसी मूल्य का, अगर किसी भी वस्तु का मूल्य तय कर दिया जाता है, हाँ इस वस्तु का मूल्य 5 रुपया होगा, इससे बहुत से आम लोगों को लाभ होता है। और दवाई एक ऐसा चीज है, जरूरतें हैं, जहां पर लोगों का कुल आय का 80% खर्च हो जाता है अगर किसी प्रकार की बीमारी आती है। तो ये कितना बड़ा कदम हो सकता है, कितना राहत का कदम हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। और खासकर जो जिन बीमारियों के संदर्भ में बात की जा रही है, तो चलिए एक क्वेश्चन का बताए आप लोग को बताना है कि दवा मूल्य नियामक नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है वो क्या है, उसकी स्थापना कब की गई, इसके वर्तमान निदेशक कौन है, ये पहले भी पर चर्चा की गई है। अब देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, 74 दवाओं का खुदरा मूल्य तय किया जाएगा। ये सब पीटी फैक्ट है। मधुमेह या उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाएं जो शामिल की जाती है, उसके लिए जो बैठक हुई है, आपको इसकी अथॉरिटी की जो बैठक हुई उसकी 109वीं बैठक थी। इसमें फैसला लिया गया कि मधुमेह और का जो दवा है डापाग्लोफ्लोजिन, याद रखिएगा, सीटाग्लिटिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, तो ये सब की दवा टेबलेट है, कीमत 27 रुपया 75 पैसे होगी। सोच के देखिएगा, जहां पर ये टेबलेट 150 रुपया है या 200 रुपया पर टेबलेट आपको मिलता है, तो मान लीजिए वो पर टेबलेट 27 रुपया, कितने रुपये की बचत हो गई, सोच के देखिए। तो ह्यूज संख्या में देखिएगा तो अप्रोक्स 2000-3000 रुपया बच ही जाता है अगर आपको दवाएं तय की जाती है। और किसी आम परिवार की जिसकी आय 15,000 रुपया है, 15,000 रुपया, उसका महीने का 2 से 3,000 अगर आप सेविंग करा दे रहे हैं दवाओं के रूप में, तो उसको कितना राहत है, सोचिए। एक महीने का खाद्य सामग्री का खर्च निकल सकता है। तो देखिएगा ये आम लोगों के लिए लाभदायक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देकर कवर करना है। बहुत से टेबलेटों का नाम दिया गया है, पर ध्यान रखना है यह अधिकतर जो 80 दवाओं का अधिकतम मूल्य जो संशोधित किया जाएगा उसको याद रखना है। भारत में उत्पादित दवाएं और चिकित्साओं के उत्पादन गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है भारत सरकार। इसकी बात मनसुख मंडाविया के द्वारा बार बार बोली जाती है, पहले भी बोली गई है, तो थोड़ा सा याद रखना है, कवर करना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब देखिए डीजीपी है, डीजी को गाली से परेशान होकर ट्विटर से वाले जो कांड हुआ था, आईजी को हटाए गए। विकास जो वैभव सर है और शोभा ओहटकर का मामला आप लोगों को मैं पहले भी कवर किया है, केस स्टडी के तौर पे इसे जरूर आप लोग कवर कर लीजिएगा। आप कितना भी बड़े पद पर क्यों ना हो, आपको हायरार्की बनाई गई है, हायरार्की बनाई गई जिसमें पद और प्रतिष्ठा का सम्मान सभी को करना है। स्थितियां कुछ भी हो, उसके लिए एक प्रक्रिया बनाई गई। अगर आपको क्या करना है, आपको अगर समस्या थी तो प्रशासनिक जो अधिकरण है ना, केट जिसे बोला जाता है, वहां जाना चाहिए था उनको। प्रशासनिक रूप से जो अधिकरण बने उसमें चीजों को, मामलों को रखना चाहिए थे, आपके पास अधिकार थे। पर आपने क्या किया, सोशल मीडिया पर चीजों को ले आकर, अर्थात घर का झगड़ा जो होता है आप सरे बाजार लेकर आए, तो आपने प्रशासनिक जो नियमावली है उसका उल्लंघन किए, तो आपको तो सजा मिलेगी ही ना। तो यहाँ पर ये चीजें समझनी होगी। किसी प्रशासनिक अधिकार का कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको समूह में आपको बनाया गया है अधिकरण, तो उस पर जाकर अपने मामलों को रखना है। ऐसे फेसबुक पर, ट्विटर पर आके ना चीजें नहीं की जा सकती है। आप क्यों ना किसी देश के डीजी हो, किसी राज्य के डीजी हो या आईजी रहे हो, आपको हाल ही में देखे होंगे ना आईपीएस और आईएएस का जो मामला है कर्नाटक का, उसमें भी देखिए मामले में ऐसे ही निर्णय आएंगे, वेट एंड वॉच कीजिएगा। तो आप किसी भी तरीके से पुलिस नियमावली या प्रशासनिक नियमावली से बाहर नहीं जा सकते। आप पर क्यों नहीं किसी प्रकार का प्रताड़ना का केस चीजें हो रही हो, आप है क्या, आप एक प्रशासनिक तंत्र के अंदर आए हुए, तो आपको उसी संदर्भ में आपको मामले को सुलझाने का प्रयास करना है। अगर आपको फेसबुक पर, ट्विटर पर या तो न्यायालयीय प्रक्रिया में जानी है तो आप पद से इस्तीफा दीजिए। तो इनको है ना जो डीजी रहे उनको है ना
आप उन पर वाद चला सकते हैं एक वादी बनकर। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। जब तक आप पद पर हैं, प्रशासनिक पद पर हैं, तब तक आप प्रशासनिक अधिकरण के नियमावली से बंधे हुए, प्रशासनिक नियमावली से बंधे हुए। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए केस स्टडी के तौर पर। आपसे इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या ऐसे मामलों में आप रहते तो क्या करते, आपके पास कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे, क्या आपको करना सही था। अगर मान लीजिए आईजी आपको विकास विभूषण जी रहेंगे तो आप इस संदर्भ में इस मामले को कैसे उठाते हैं। जैसे मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपके अधिकारी, उच्च अधिकारी आपकी हत्या कराने का प्रयास कर रहे हैं, आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आपके पास कौन कौन से विकल्प हैं, और हर मामले में आपकी हत्या ही कराने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पास मैंने बहुत सी बातें बताई थी, फिर भी उनका एक ही जवाब था कि हत्या करने को प्रयासरत है। तो इस मामले में आपकी क्या स्टेप हो सकता है, तो आपके विकल्प क्या हो सकते हैं। तो ऐसे विकल्पों को तलाश आपको ढूंढनी होगी। यह कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। केवल आपको न्यूज एनालिसिस पढ़ते हैं तो न्यूज केस स्टडी जो उभर कर सामने आता है, जो मामलों का निर्णय होता है, उसी से चीजें आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब ध्यान रखना है, चीजों को अपने एग्जाम ओरिएंट बनाना है। नहीं तो समाज में बहुत सी चीजें हैं ना, अच्छी भी बुरे है, बस यूज उसका कैसे करना आप पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट देखेंगे। देखिए ये आप टॉपिक देख लीजिएगा, भारत 2030 तक क्या है कि स्वास्थ्य के सतत विकास लक्ष्य अभी कोसों दूर है। तो पहले तो आप लोग को बताना है जो SDG क्या है, सतत विकास लक्ष्य क्या है, इसके लक्ष्य कितने हैं, कितने मुख्य लक्ष्य है, कितने उप लक्ष्य है, दोनों टारगेटेड क्या है, इसके संदर्भ में बात करनी है। और ये आपको भारतीय संविधान जैसे याद होता है ना, वैसे इसको याद होना चाहिए आपको। क्यों, इससे आप कहीं भी जाइए, यूपीएससी जाइए, स्टेट पीसीएस जाइए, मेंस में यहाँ से प्रश्न जरूर होंगे, रिपीटेड प्रश्न हर 1-2 साल के बाद रिपीट प्रश्न इस टॉपिक से होता है। कुछ भी मुद्दा हो सकता है, मान लीजिए स्वास्थ्य है, कोरोना था, स्वास्थ्य के मामले में आपको प्रश्न पूछा गया, इससे संबंधित और भी पार्ट है, उसको प्रश्न G20 सम्मेलन इसके मुद्दे को रखा जा रहा है, तो वहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ये आंकड़े दिए गए। अब SDG 4 आपको यहाँ दिया हुआ, 17 पहले से ध्यान रखिए, 17 चीजों को कवर करना याद रहना चाहिए। तो सभी लोग लिख के भेज दीजिएगा नोट बना के, ताकि चीजों को समझाए, आप लोग काम करते हैं। अगर यही सब कर लेते हैं तो इतना से ही सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यही सब चीजें आपको ना, सारी चीजें क्या होता है आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जो कहीं ना कहीं आपके मिसमैच हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ बातें की गई। पर भारत में 75% अधिक जिले जो है SDG संकेतक जो है, जैसे गरीबी है, विकास की संभावना है, और बच्चों के विकास अभी काफी दूर है। साथ ही एनीमिया, रक्ताल्पता जो है, बाल विवाह, जीवन साथी के पर हिंसा, तंबाकू के इस्तेमाल जैसे कुरीतियों के खिलाफ, गर्भ निरोधक के आधुनिक उपायों जैसी आधारभूत सेवाओं पहुंच से वंचित है। तो देखिए यही सब मामले आपको लगातार पढ़ने सुनने को मिलता होगा ना। आपको हाल में महिला हिंसा लगातार बढ़ी है, देखने को मिला होगा। तो ये सब कैसे हुआ है, एनीमिया से संदर्भ में जो खून की कमी होती है, बाल विवाह आपको मामले देखे होगा, हाल ही में डिकोड कराया था, आपको पत्र हो गया था। ये सब मामले आज भी अगर जीवित है तो बहुत से सवालिया निशान करते हैं ना, समाज पर, व्यक्ति पर, सरकार पर। तो इसके लिए चीजें आपको समझने समझानी होगी। तो यहाँ पर चीजें आपको याद रखनी चाहिए। 4 SDG लक्ष्य की बात की है रिपोर्ट में, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। टोटल 17 रिपोर्ट जो लक्ष्य है उसको लिख कर भेज देना है चीजों को, ताकि स्पष्ट किया जा सके। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर सुनियोजित तरीके से सिर उठाती है कट्टरता। पहले ही पेपर में मैंने पहले ही टॉपिक पर आज कट्टरता के संदर्भ में बातें की हैं, जहाँ पर किसी खास विशेष धर्म, खास विशेष धर्म या पंथ के लोगों पर टारगेट करके जो वाद और वाद के रूप में या तो किसी प्रकार शारीरिक हिंसा, मौखिक हिंसा करता है, तो कट्टरता की श्रेणी में आता है। सभी लोगों को पता है, ये नई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। फिर यहाँ ऐसा मामला क्यों हो गया जहाँ कट्टरता का प्रश्न उठ गया, तो देखिए इंग्लैंड में एक रिपोर्ट दिया गया है, उस रिपोर्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग को कि मामला कहाँ जा रहा है, किस और जा रहा है। प्रिवेंट जो आतंकवाद निरोधक कार्य है, प्रिवेंट को लेकर सामने आई ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट आतंकवाद और कट्टरपंथ को लेकर स्थापित विमर्शों से जुड़ी है, हिलाकर रख दिया है। कुछ मामले आपको हाल में देखने को मिले होंगे, पाकिस्तान में हिंदुओं का हमला जो होता है, या ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, या बहुत से जगह आपको खालिस्तानी समर्थक हिंदू या भारत विरोधी आंदोलन करते हैं ना, उससे संबंधी, या ब्रिटेन में भी बहुत ऐसे मामले देखने को मिलता है। तो किसी राष्ट्र द्वारा सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए जाने की स्थिति में विचारधारा कितनी कट्टर हो गई है, इसके संदर्भ में चीजों को समझना चाहिए।
तो ब्रिटिश एजेंसी इस्लामिक कट्टरपंथ और दक्षिणी पंथ कट्टरवाद को लेकर दोहरे मापदंड अपनाती भी है और इस्लामिक जो कट्टरपंथ से बड़ी नरमी से पेश आती है। यह बताती है कि ब्रिटेन की सुरक्षा को सिर्फ आतंकी संगठनों से खतरा नहीं बल्कि सबसे अधिक खतरा उन कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों से है जो अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं, परंतु लोगों को ब्रेन वॉश कर ऐसा माहौल बनाते हैं कि अचानक लोगों को आतंकवाद के रास्ते पर चले जाते हैं। मैं पहले भी कहा करता था, याद होगा आप लोगों को, कि व्यक्ति विशेष गलत नहीं होता, व्यक्ति का निर्माण प्रक्रिया गलत होती है। मैंने क्लास में कितनी बार आप लोगों को ये सब चीजें बताया हूं। व्यक्ति गलत नहीं होता, उसके निर्माण की प्रक्रिया गलत होती है। तो अगर कोई व्यक्ति कट्टरपंथ बन रहा, उसके पीछे के बैकग्राउंड में क्या काम कर रहा है सिस्टम, वो सबसे खतरनाक स्थिति। जब तक इस पर हम लोग हावी नहीं होंगे तो व्यक्ति सही नहीं होगा। अब व्यक्ति को सही करने जाइएगा और इसको सही नहीं कीजिए तो ये ए व्यक्ति को छोड़कर बी पर टारगेट करेगा, बी को अगर सही कीजिएगा सी को टारगेट करेगा। अर्थात कहने का मतलब इसका जो दायरा है अलग अलग हो सकता है। तो ध्यान रखना हमें उस पर काम करने की जरूरत जहां से ऐसे माहौल क्रिएट होते हैं। और ये सब चीजें कब तक चलेगी, कट्टरपंथ, इस्लामी कट्टरपंथ, हिंदू कट्टरपंथ या तो एशियाई कट्टरपंथ या और भी जो कट्टरपंथा का स्तर देखने, माओवादी कट्टरपंथ, जो भी विचारधारा आप लोग को देखने को मिलता है, खालिस्तान कट्टरपंथी जो देखने को मिलता है, ये सब चीजें कब तक चलेंगी। हमारे पास पृथ्वी को बचाने का 200 से 250 साल वर्ष बचा हुआ है, ठीक ना। अगर इन 200-250 सालों में सरकार, व्यक्ति, समाज 100% अपना योगदान नहीं देता है ना, तो ये सब जो है ना शब्द आप सुनते हो सभी बौने नजर आएंगे, क्योंकि वहां जीवन मरण, पृथ्वी पर मानव अस्तित्व का प्रश्न आ जाएगा। तब वहां उस दिन कट्टरपंथा नजर नहीं आएगी। तब वहां पर है ना इस प्रकार, जैसे तुर्की का मामला ले सकते हैं या सीरिया का। कभी भी हालिया दशकों में तुर्की भारत के सपोर्ट में नहीं कार्य करता, भारत के विरोधी ही, अपोजिट ही जाके काम करता। अब देखिए भूकंप आया, मानवीय आपको प्राकृतिक आपदाएं आए, तो वहां कोई कट्टरपंथी काम किया? सोच के देखिए, वही तुर्की देश भारत के राहत सामग्री को सर आंखों पर रखकर चीजों को किया, एनडीआरएफ जाके वहां काम की, उनका प्रशंसा भी किया। वही कट्टरपंथी विचारधारा कभी कश्मीर के मुद्दे पर या किसी अन्य राजनीतिक कारणों से वो भारत विरोधी कुछ बातें बोलते थे, पाकिस्तान का सपोर्ट करते, चीन का सपोर्ट करते थे। पर जब ऐसा मामला आया तो कोई कट्टरपंथी विचारधारा काम किया? सोच के देखिएगा व्यक्ति विशेष के तौर पर। तो ये समझने की जरूरत है, विपदा जब आएगी ना तब लोगों के समझ में जो विकसित है क्या होगा कि वहां मानव को बचाना सबसे बड़ा प्रश्न होगा। तो जब हमारे पास 200-250 साल बचा हुआ है तो ये सब जो विचारधारा है ना बौनी है। तो ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट आता है, एक तरफी नजरिया एकदम नहीं रखिएगा। आपके पास सबसे बड़ी समस्या क्या है? विश्व की सबसे बड़ी समस्या, मैं लगातार बोलता आ रहा हूँ कि जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है सबसे बड़ी समस्या होनी चाहिए सभी लोगों को। और उसके संदर्भ में ये सब छोटी छोटी बातें हैं ना, उसके लिए अलग नजरिया आपको डेवलप करना, दोहरी राजनीति हटानी होगी। अगर कोई कट्टरपंथ विचारधारा ला रहा है तो किसी देश में उसको पनाह नहीं मिलनी चाहिए, वो किसी भी तरीके से राजनीति उसको प्रश्रय नहीं मिलने चाहिए। विचारधारा नहीं तो आप पर जब गिरेगी ना, उसका बम बाड़ी जब होगा तो आप देश को समझ में आएगा, जो भी सपोर्ट करते तो समझ में आएगा वो क्यों है। आतंकवाद जैसी समस्या जो थी ना पहले अमेरिका इसको नहीं समझता था कि भारत बार बार चिल्ला रहा है, बार बार बोल रहा है आतंकवाद है। 1947 से आतंकवाद की प्रक्रिया प्रारंभ है भारत में, बार बार मंचों में, यूएन के मंचों में बोलता था, तो इन लोगों को जू तक नहीं रेंगता था। जैसे ही आतंकवाद ने आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया तो इनको समझ में आ गया नहीं भैया ये एक प्रकार का बुरा चीज है। तो यहाँ पर समझिएगा तुरंत उसने अफगानिस्तान में जाकर अपनी कार्रवाई की। तो ऐसे ही जब कट्टरपंथी इस्लाम लग रहा, अभी खालिस्तान है, चलो भारत के संदर्भ में कुछ बातें कर रहा है, वहां पर सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए, हम लोकतांत्रिक राज्य है तो हमको सभी को सहमति देनी चाहिए। तो जब आप पर ही आकर टूटेगा वो चीज ना, तो समझ में आएगा कि वैचारिक रूप से दोगलीपन नीति अपनाना कितनी खतरनाक होती है, दोहरी नीति को अपनाना कितनी खतरनाक स्थिति को जन्म दे सकता है। तो ध्यान यह रखना है कि जो चीजें हैं ना उसको, समस्याओं का निराकरण ढूंढने का प्रयास की जानी चाहिए। बहुत से देखिए ऐसे सभी एनजीओ से ब्रिटिश सरकार को अपने रिश्ते समाप्त करने के साथ आतंकी निरोधक तंत्र को इस्लामिक कट्टरपंथ के पीछे की विचारधारा गहराई से समझने की आवश्यकता है, ऐसी रिपोर्ट में बात की गई है। सोच के देखिएगा, रिपोर्ट है,
उसी देश को आग्रह कर रहा है कि ऐसा है ना, आप है ना दोहरी राजनीति मत अपनाइए, अच्छा आतंकवाद बुरा आतंकवाद, अच्छा कट्टरपंथ बुरा कट्टरपंथ, ये जो कॉन्सेप्ट है अपने अवसरों के आधार पर चुनने का जो चुनते हैं, तो उसको समाप्त करने की जरूरत है। ब्रिटेन में देखिए इस निंदा को लेकर बढ़ती हमले और हत्याओं को लेकर चिंता जाहिर की गई, लगातार वहां मिल रहा। कश्मीर को लेकर खड़े किए गए विमर्श अक्सर ब्रिटेन में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो जाते हैं। अब कोई मामला है, कश्मीर का मामला है, अगर ब्रिटेन में उड़े तो तुरंत हिंदू टारगेट होना शुरू कर देता। अब मैंने आप लोग क्या बोला, लोबिया पहले कुछ दिन पहले ही चर्चा किया था, 1-2 महीना पहले, भारत की लॉबी इन मामलों में बहुत कमजोर है, तो इनके विरुद्ध हिंसा को बढ़ावा देता है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ब्रिटेन में भारत को लेकर दुष्प्रचार करते हैं, यह भी पाया गया। ब्रिटेन के आतंकी गतिविधियां लिप्त लोग अक्सर वे होते हैं जो कश्मीर में भी आतंकवाद में संलिप्त होते हैं। तो यहाँ पर खालिस्तान आतंकवाद की भी बात की जाए तो ब्रिटेन में सुरक्षा के लिए नए उभरते खतरे के रूप में चिन्हित कर रेखांकित किया गया रिपोर्ट में। खालिस्तानी संगठन भारत में की जाने वाली हिंसा को ब्रिटेन में महिमा मंडित करने में जुटे हैं, अर्थात हम एक अलग राष्ट्र अलग संगठन बनाना चाहते हैं, हमारा अलग विचारधारा है। आप 47 में एक अखंड भारत के अंग हो गए हैं, ठीक ना। आप समान लोकतांत्रिक संदर्भों में भारत का सहयोग कीजिए, नहीं सहयोग कीजिएगा जब तक जो संगठन लोकतांत्रिक मान्यताओं को लेकर वार्ता करता, वार्ता कीजिए, नहीं तो इस प्रकार की विचारधाराओं को, वो खालिस्तान हो या अखंड नागालैंड की बात हो या और भी बहुत से विचारधारा, वामपंथी विचारधारा को है, तो क्या करनी चाहिए, भारत सरकार की सभी विचारधारा पार्टियों को एक साथ आकर इस पर काम करनी चाहिए और उसको समाप्त करने की कोशिश करें। वैचारिक रूप से इसका कहीं ना कहीं लाभ उन विदेशियों को प्राप्त होता है जो भारत को अंदर से तोड़ना चाहते हैं। तो देखिएगा खालिस्तान के मामले आपको सोच के देखिए, सिख मंदिर जो है वहां पर जाकर आपको ब्लू स्टार जैसी घटना हो जाती है, उसके पीछे अगर भिंडेवाला जी को हटाया जाए, उसके संगठनों को हटाया जाए तो क्या होगा कि सरकार उसके पास इसी स्थिति बन गई थी जो आपको सेना का वहां प्रयोग करना पड़ा। ऐसा देश हम नहीं चाहते, ऐसे विचारधाराओं को कभी प्रश्रय नहीं देना चाहिए जहां पर हमारे क्या है अखंड सभा जो संप्रभुता उसका प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे। इसके लिए ध्यान रखिएगा। 34 सिफारिशों में ब्रिटिश सरकार को स्वीकार किया है, जो रिपोर्ट की सभी 34 सिफारिश की गई थी, जिसमें 34 को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया। सोच के देखिए कितना खतरनाक रिपोर्ट होगा, जिसकी एक भी पर है ना पुनर्विचार की बात नहीं की। 34 बिंदु बताया गया था, 34 को स्वीकार किया गया। और ऐसे ही स्थिति भारत में देखने को मिलती है। वामपंथी जो एनजीओ महीनों तक सीए के लेकर विरोध और सीओ का ढिठरा कैसे फोड़ा गया, शाहीन बाग जामिया जैसे जगहों पर इस्लामिक कंटरबंद द्वारा भड़काऊ बयानबाजी कैसे की है। अब ऐसा नहीं कि भारत के लोग ये रिपोर्ट जारी की है ना, ब्रिटेन के लोग रिपोर्ट जारी कर रहे हैं अपने देश में कट्टरपंथ जो बढ़ रहा है उसके संदर्भ में, तो भारत में भी यही प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो आपको यह समझना होगा आपका वैचारिक रूप से प्रयोग कैसे किया जा रहा है, जो ब्रेन वॉश कर रहा है उसको पहचानने की जरूरत है। वो वामपंथ विचारधारा के संदर्भ में हो या इस्लामिक कट्टरपंथा के विचार ब्रेन वॉश करने वाले लोग हो या तो दक्षिणपंथी नेताओं के संदर्भ में जो बातें की जाती हैं, ये सब चीजें आपको समझने की जरूरत है और इसको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है समस्याएं कहाँ है। अब ब्रिटिश सरकार रिपोर्ट इंगित करती कश्मीर को लेकर तखात जो मानवाधिकार संगठन इस्लामिक कट्टरपंथ इस्लामोफोबिया के मामले के रूप में देखता है और प्रमुख जो भी विचारधारा हो उसको समान रूप से यह समझने की जरूरत है कि सबसे पहले मानवता है, मानवता के आधार पर चीज़ों को समझने और समझाने की जरूरत है। और जो वैचारिक रूप से कट्टरपंथ को बढ़ावा देते उसका मकसद ये होता है लाभ कमाना। जितने भी कट्टरपंथ विचारधारा के लोग हैं वो किसी भी पंथ में हो, किसी भी समाज में हो, उनके मकान जाके देखिएगा आलिशान होंगे। आपको भड़काते हैं, आपको लड़ाते हैं एक दूसरे में, और उसका लाभ है ना एक एसेट प्राप्त करते, उससे अपने मकान, अपने पुश्तैनी मकान को बड़ा आलिशान बनाते। उनके रहन सहन जाके देखिएगा तो समझ में आएगा। और आप एक टूटे हुए चप्पल में रहेंगे, फटे हुए कपड़े में रहेंगे, आपके पास रोजगार की समस्या हो, आपके भुखमरी की समस्या होगी, आपके पास अस्तित्व की समस्या होगी, और आप इन सब सीए के मामले में लड़िएगा, अग्निवीर के योजना के बारे में लड़िएगा, सोच के देखिएगा। तो यहाँ पर समस्याएं आपको समझने की जरूरत है। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। धन्यवाद। जो भी चीजें कराई जा रही है उसका लाभ लीजिए, तब तक आराम से चीजों को कवर करते चलिए।